जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आज अपनी इस वीडियो से ऑटम 20 अटेम्प्ट के लिए ऑडिट एंड एश्योरेंस का एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर चैप्टर को मैक्सिमम एक वीडियो या 2 में भी जा सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर को रिकॉल करेंगे एंड सब चैप्टर जो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके चैप्टर्स के अंदर, हम उनको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जब आप अगर ये वीडियो सुनने जा रहे हैं तो आपके पास आपकी आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट है ऑडिट एंड एश्योरेंस की, वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सेल पे वो कॉन्सेप्ट लिखूंगा और जो बातें आपकी आई कैप स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई होंगी, मैं यहाँ पर उनके पॉइंट्स बना बना कर छोटे छोटे उनको डिस्कस करूंगा कि क्या मतलब है, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या लॉजिक है। तो आपके पास जब वो बुक होगी तो आपको फिर ये वीडियो सुनने और समझने में काफ़ी आसानी होगी। हम चैप्टर 1 से डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 में आपको पता है कि जो आपका सिलेबस है, उसमें आपको क्या देता है, जस्ट ऑडिट का इंट्रोडक्शन दे रहा होता है आपको चैप्टर 1 के अंदर आई कैप। हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह से इसमें से कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें ज़्यादा बेहतर करके याद करनी है, और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर जो हमने जस्ट गो थ्रू करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, जिसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। ये सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने में जो भी आप नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, उसमें आपको क्या करते हैं, उस रेलेवेंट सब्जेक्ट का आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो आपको पता होगा कि ऑडिट क्या है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑडिट कहते हैं। कि ये तो ठीक है, समझ आ गई कि एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, आपका ऑडिट है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने की ज़रूरत क्या है, क्यों ऑडिट करवाते हैं? आपने कंपनी लॉ में कंपनी की फॉर्मेशन पढ़ी होगी। कंपनी को कौन बनाते हैं? शेयर होल्डर्स क्या करवाते हैं? कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। कौन करवाते हैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन? आपके शेयर होल्डर्स करवाते हैं। एंड आपकी शेयर कंपनी को कौन रन कर रहा होता है? आपके डायरेक्टर्स रन कर रहे होते हैं। किन के बिहाफ पे? आपके शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? आपके कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, हायर करते हैं या इलेक्ट करते हैं। फिर डायरेक्टर्स क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे एज ए एजेंट कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल इनफ्लोज आउटफ्लोज को क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। और कंपनी डायरेक्टर्स क्या करते हैं? ईयर एंड पे क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन करते हैं। आपने जो एफएआर 1 के अंदर क्या पढ़ा है, एफएआर 2 आपने पढ़ी है, आपने इंट्रो पढ़ी है, जिसके अंदर आपने क्या सीखा होगा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखी होंगी। तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक्चुअली कंपनी के अंदर, वो डायरेक्टर्स की होती है। डायरेक्टर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं? आपने अकाउंटिंग में ये भी पढ़ा होगा कि डायरेक्टर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं यूजर्स के लिए। अब यूजर्स कौन कौन से हैं? यूजर्स आपके डिफरेंट पर्सन हैं। सबसे जो मेन यूजर आपके कंपनी के अंदर होता है, वो होते हैं आपके शेयर होल्डर्स। वो होते हैं आपके शेयर होल्डर्स, जो क्या कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेन यूजर्स होते हैं। तो लॉ कहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें कि जो कंपनी के ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं, जो कंपनी के इनफ्लोज आउटफ्लोज को मैनेज कर रहे हैं, वो डायरेक्टर्स हैं। और जो पूरे साल की परफॉर्मेंस को एक रिपोर्ट के थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू बनाकर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी कौन है? डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पर जो है इंटेग्रिटी पर क्या आता है, आपका शक आता है कि मे बी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर दिखाने के लिए प्रॉफिट में भी ओवरस्टेट कर दी हों, शेयर्स में भी ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी हों, मे बी उन्होंने एसेट्स ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी हों। क्योंकि आपने एफएआर 1 के अंदर रेशियोज भी पढ़ी हैं। तो रेशियोज के अंदर आप क्या देखते हैं, जीपी रेशियो ज़्यादा दिखाने के लिए उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल कम कर दी होगी, जिससे जीपी ज़्यादा हो गया होगा, या उन्होंने सेल्स ओवरस्टेट कर दी होंगी। सिमिलरली रिटर्न ओवर एसेट्स को आपने क्या कर दिया होगा, उन्होंने प्रॉफिट बढ़ा दिए होंगे, एसेट ज़्यादा कर दिए होंगे। ये आपकी क्या होती हैं, डिफरेंट असम्पशन है कि मे बी उन्होंने कुछ गलतियाँ की हों। उस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं शेयर होल्डर्स, क्या करते हैं, एक
इंडिपेंडेंट पर्सन हायर करते हैं, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो क्या करती है, शेयर होल्डर्स के कहने पर डायरेक्टर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो डायरेक्टर्स ने बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको शेयर होल्डर्स के कहने पर क्या करती है, एग्जामिन करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट करती है। और ऑडिट करके उस पर अपना ओपिनियन देती है। क्या ओपिनियन देगी, वो क्या चेक करेगी कि क्या जो डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, क्या उन्होंने वो ठीक बनाई हैं, या उस पर उन्होंने कोई मिस स्टेटमेंट्स की हैं, या उन्होंने कोई चीज ओवर स्टेट की है, कोई चीज अंडर स्टेट की है। ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट वो टर्म्स हैं जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ी होंगी, जिस तरह सेल्स डे बुक ओवर स्टेट हो गई, परचेज डे बुक अंडर स्टेट हो गई, ये सारी वो वाली टर्म्स हैं जो आपने पढ़ी होंगी। मतलब सेल ज्यादा रिकॉर्ड कर दी हैं या परचेजेस कम रिकॉर्ड कर दी हैं। ये है आपका कि आप ऑडिट क्यों करते हैं, ताकि क्या कर सकें, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो डायरेक्टर्स ने जो रिपोर्ट्स बना के भेजी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनमें क्रेडिबिलिटी का फैक्टर जो है, उनमें जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बढ़ाने के लिए, ताकि जो शेयर होल्डर का जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो अगर उनको थोड़ी सेटिस्फेक्शन लेवल है डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को लेकर, उसको इन्हांस करने के लिए क्या करते हैं, वो ऑडिट करता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर, उस पर क्या देता है, अपना ओपिनियन देता है। अब अश्योरेंस क्या होती है, जिस तरह की ऑडिट मैंने कहा था कि क्रेडिबिलिटी आप क्या देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, उसको हम यहाँ पर एक टर्म यूज होती है अश्योरेंस। अब ऑडिट रिपोर्ट में आप चेक क्या करते हैं, आप बताते क्या हैं, आप बताते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप किस तरह से बनाते हैं, आपने IAS 2 यूज करते हैं इन्वेंट्री के लिए, आप IFRS 16 यूज करते हैं लीजेस के लिए, आप IAS 1 करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए कि आपने कौन सी चीज कहाँ पर दिखानी है, आप IAS 16 यूज करते हैं PPE के लिए, आप डेटर्स की प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए IFRS 9 यूज करते हैं। सिमिलरली और भी डिफरेंट स्टैंडर्ड है जो आप क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, और आप अपनी क्या बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे होते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी हुई हैं, तो फिर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। अगर कंपनी ने कहीं पर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं बनाई, कहीं पर कोई चीज उन्होंने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं बनाई, मतलब क्या है, उन्होंने वहां पर क्या की है, मिस स्टेटमेंट की है। उसमें क्या होता है, ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उन्होंने क्या करना होता है, उन्हें चेक करना होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हैं कि नहीं है। मटेरियलिटी आपका कॉन्सेप्ट आपने इंट्रो में पढ़ा होगा, वो अमाउंट जो क्या होती है, वो अमाउंट जो शेयर होल्डर्स के डिसीजन को इफेक्ट कर सके, उसको क्या कहते हैं, मटेरियल अमाउंट कहते हैं। ऐसी मिस स्टेटमेंट जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स का या यूजर्स का डिसीजन इफेक्ट हो रहा हो, उसको आप क्या कहते हैं, मटेरियल क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब ऑडिटर ने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चेक करना है कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई गई हैं कि नहीं बनाई गई। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन्वेंट्री को देखते हैं, इन्वेंट्री पे आपका क्या लगता है, IAS 2 लगता है। IAS 2 क्या कहता है, इन्वेंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है लोअर ऑफ NRV और कॉस्ट। अब कंपनी क्या करती है, जाहिर सी बात है, अगर कंपनी अपनी इन्वेंट्री को NRV पे रिकॉर्ड करती है, फॉर एग्जांपल NRV, अगर वो NRV पे रिकॉर्ड करती है, उसकी क्या हो जाती है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो उसके करंट एसेट भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका कहां पर आ रहा होता है, आपकी करंट एसेट्स में आ रहा होता है। अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें कि जस्ट आपकी इन्वेंट्री को NRV पे रिकॉर्ड करने, क्योंकि आपका IAS 2 क्या कहता है, अगर आपकी NRV आपकी कॉस्ट से कम है तो आप उसको किस पर रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेंट्री को NRV पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इन सारे फैक्टर से बचने के लिए, अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के लिए,
अपने करंट एसेट्स को ओवरस्टेट करने के लिए अपनी जो करंट रेशो होती है, अगर आपने FA1 में पढ़ी होगी, उसको बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए कंपनी क्या डिसाइड करती है कि हम अपनी इन्वेंट्री को NRV पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑडिटर जब जाता है, अगर वो चेक करता है कि यार इन्होंने अपनी इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की हुई है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड की हुई है, बल्कि IAS 2 क्या कहते हैं, NRV पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। अगर NRV आपकी कम है तो वो यहाँ पर क्या है, इन्वेंट्री एक मेजर एरिया है, एक मटेरियल एरिया है। अब इन्वेंट्री की वजह से पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी क्या हो रही हैं, मिस रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। हम चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, 7 के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से चेक करेंगे कि क्या ये जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया हुआ है डायरेक्टर्स ने, क्या वो ठीक किया हुआ है कि गलत किया हुआ है। तो ये आपका था थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन ऑडिट का। अब हम देखते हैं कि आपकी जो अश्योरेंस है वो दो तरह की होती है। अश्योरेंस क्या है कि हमने क्या देना होता है, कॉन्फिडेंस देना होता है शेयर होल्डर को, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनी हुई हैं। अब अश्योरेंस को वो दो तरह में डिवाइड करते हैं, अश्योरेंस की टाइप्स दो तरह की हैं। वो दो टाइप्स कौन सी हैं वो हम डिस्कस करते हैं, कि वो चलें देखते हैं वो कौन सी हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ अश्योरेंस है वो आपकी है रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है, ये आपकी होती है हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, एबल बट नॉट अगर आप देखें यहाँ पर कि आपकी जो रीजनेबल एश्योरेंस है ये आपकी क्या है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, जिसमें आप क्या बता रहे हो तो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई। जो हम ऑडिट करेंगे, जो हम इस अपनी पूरी स्टडी डेस्क में चीजें रिवाइज करेंगे, वो आप उसमें आप क्या दे रहे होंगे, आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे होंगे। अब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस के केस में जब आप रिपोर्ट देते हैं, आपका जो ओपिनियन होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है। पॉजिटिव फॉर्म मतलब क्या, आप कहते हैं इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ये किस तरह से पॉजिटिव ओपिनियन है, ये हम कंपेयर करते हैं जो दूसरी टाइप है आपकी एश्योरेंस की, वो आपकी है लिमिटेड एश्योरेंस। आप यहाँ पर क्या देते हो, लिमिटेड एश्योरेंस मतलब क्या है कि आप यहाँ पर लिमिटेड टेस्टिंग करते हो, बहुत लिमिटेड टेस्टिंग करती हो, जिसकी वजह से आप ज्यादा अपना जो एश्योरेंस का लेवल है, आपके जो ओपिनियन है, आप वो पॉजिटिव फॉर्म में नहीं दे सकते। अगर आप कहते हैं ना कि हाई आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक हाई लेवल आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी हमने चेक किया है, हमारे मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। अगर आपका जो टेस्टिंग लेवल है, आप बहुत थोड़े लेवल पे जस्ट आप एक सरसरी सी ओवरव्यू कर रहे हैं, जस्ट रिव्यू कर रहे हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उस केस में आप लिमिट आप रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप उस केस में रीजनेबल एश्योरेंस देते हो तो वहां पर आपका जो है ऑडिट रिस्क, जो आपका है एक टर्म होती है ऑडिट रिस्क, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो बढ़ जाता होता है। क्योंकि आपकी जो आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजेक्शन आ रही होती हैं, बैलेंसेस आ रहे होते हैं, तो उसको आप जस्ट छोटा सा रिव्यू करके थोड़ी बहुत फिगर्स को टेस्ट करके आप ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं। तो इस केस में आप कहते हैं कि नथिंग हैज कम टू आवर नॉलेज that causes us to believe that अब आप देखें हमने
रीजनेबल एश्योरेंस में यही कहा था कि हमारे मुताबिक अगर जब हमने ऊपर दिया था रीजनेबल एश्योरेंस का, जो हमने एग्जांपल दी थी, तो हमने कहा था कि इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू दो। अब हमने यहाँ पर भी सेम कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या दे रही हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर कहने के अंदाज में और जहाँ पर कहने के अंदाज में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है? यहाँ पर हम जो यूजर्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर उनको बता रहे हैं कि जनाब हमने जो चेकिंग की है उस चेकिंग में से हमारी ऑब्जर्वेशन में ऐसी कोई चीज नहीं आई जिसकी बेस पे हम ये कहें कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। वो समझ जाएगा कि हमने इतनी डिटेल में टेस्टिंग नहीं की, हमने इतनी डिटेल में चेकिंग नहीं की कि हम ये पॉजिटिव फॉर्म में कह देते कि हाँ जी ठीक दे रही कि नहीं दे रही। तो उसका आइडिया हो जाएगा कि जनाब इसमें ये जो एरर्स हैं, मिस स्टेटमेंट्स हैं, ये हो भी सकती हैं। ये आपकी क्या है, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस है। फिर हम फर्दर देखें, जब एक आपके पास एक टर्म होती है एश्योरेंस एंगेजमेंट। आपने आपकी स्टडी अगर आपने खोली हुई है, आपने चीज पहले पढ़ी हुई भी होगी, इसको हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, और वो क्या करते हैं, ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ऐसी एंगेजमेंट जिसके अंदर एक प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है एक अपना एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। जिस एविडेंस की बेस पे वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन इशू करेगा। किसको ओपिनियन देगा? शेयर होल्डर्स को अपना ओपिनियन देगा कि जनाब आपके कहने पर मैंने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद मेरा ओपिनियन ये है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनाई होंगी? रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने। मतलब क्या हुआ कि एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर 3 पार्टीज होती हैं। फर्स्ट पार्टी आपकी कौन है? फर्स्ट पार्टी आपकी पार्टी है प्रैक्टिशनर, जिसको हम कह सकते हैं ऑडिटर। ये आपकी होती है फर्स्ट पार्टी। आपकी जो सेकंड पार्टी है वो इसके अंदर है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या मतलब? मैनेजमेंट, मतलब डायरेक्टर्स, जो क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। थर्ड पार्टी इसके अंदर है इंटेंडेड यूजर्स। यूजर्स कौन है? शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स। अब यहाँ पर मेजर मेजर यूजर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, प्रैक्टिशनर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और प्रैक्टिशनर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी की बनाई हुई जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको वो क्या करता है, एग्जामिन करके उनको उन पर ओपिनियन देता है। एक तो है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर क्या होती है, थर्ड 3 पार्टीज होती हैं। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर किसी एक चीज को, जिस चीज के ऊपर ओपिनियन देना होता है, जिस चीज को चेक करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं ऑडिट के अंदर? सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। सब्जेक्ट मैटर कौन सा है यहाँ पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपका क्या है? ये आपके हैं एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी जो थर्ड चीज के अंदर इन्वॉल्व है, जो एश्योरेंस एंगेजमेंट में थर्ड चीज आपका एलिमेंट होता है, वो होता है सूटेबल क्राइटेरिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिटर ने चेक करनी है तो क्या क्राइटेरिया हो, किस किस क्राइटेरिया कौन से है जिस क्राइटेरिया को उसने चेक करना है? वो कौन से हैं आपके? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपके क्या है? सूटेबल क्राइटेरिया। फिर उसके बाद ऑडिटर ने क्या करना है? अगर ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, उसने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना है कि क्या ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। उनको चेक करने के बाद ऑडिटर ने क्या करना है, एविडेंस ऑब्टेन करना है। एविडेंस क्यों ऑब्टेन करना है? क्योंकि उसने अपना ओपिनियन देना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई। अब एविडेंस उसने ऑब्टेन कर लिया है, तो एविडेंस की बेस पे वो क्या करेगा, एश्योरेंस रिपोर्ट देगा।
मतलब ऑडिट रिपोर्ट देगा कि जनाब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई। मतलब क्या हुआ, आपके जो फाइनेंशियल एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसके 5 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है 3 पार्टी रिलेशनशिप, जिसमें फर्दर हमने क्या किया, 3 चीजें डिस्कस की, प्रैक्टिशनर, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर। नेक्स्ट आपका आता है सब्जेक्ट मैटर, जो आपका दूसरा एलिमेंट है। थर्ड आपका आता है सूटेबल क्राइटेरिया। फिर आपके आते हैं एश्योरेंस रिपोर्ट एंड एविडेंस। ये आपके क्या है, 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये आपके क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के। ठीक है, ये हमने यहाँ पर जहां तक डिस्कस कर लिया। अब जो हमारे इस चैप्टर में नेक्स्ट पोर्शन है जो हमने डिस्कस करना है, वो आपका है कंपनी लॉ वाला क्राइटेरिया। जो आपने क्या किया था, कंपनी लॉ में पढ़ा था कि ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, सबसीक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा। आपको पता है कि आपकी जो कंपनी के अंदर, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ, फर्स्ट ऑफ आपको क्या होता है, फर्स्ट ऑडिटर। फिर आपकी जो बारी आती है वो आती है सेकंड ऑडिटर की और सबसीक्वेंट ऑडिटर। फिर अगर आपकी कैजुअल वैकेंसी राइज होती है, तो आपको पता होगा कि आपने लॉ में पढ़ा होगा, अगर एक ऑडिटर की डेथ हो जाती है या वो खुद रिजाइन कर देता है, या उसको आपके जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, क्या करते हैं, वो डिजाइन रिमूव करा देते हैं। आपको मैंने पहले बताया वीडियो के स्टार्ट में कि आपको जो ऑडिटर्स हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या करवानी होती है, मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने क्या करवाना होता है, एग्जामिन करवाना होता है। तो जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, तो लॉ कहता है फर्स्ट ऑडिटर shall be appointed by the directors board of directors within 90 days of its incorporation date। जी, यहां पर आपने चीज का ख्याल करना है कि आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ के अंदर कि जो कंपनी होती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनको इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस को रन करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्या चाहिए होता है, बिजनेस भी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर देखें, जो आपका फर्स्ट ऑडिटर की जो डेट है 90 डेज की, जहाँ पर बात कर रहा है, वो यहाँ पर बात कर रहा है आपकी कि 90 डेज आपके सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के नहीं है, बल्कि वो कह रहा है कि विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आपने क्या करना है, जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कंपनी की, आपने वहां से देखना है कि आपके फर्स्ट लीडर कौन अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, और कितने दिनों के अंदर, विद इन 90 डेज ऑफ इन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसीक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर के अलावा बाकी सारे ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करेंगे, हर साल कौन अपॉइंट करेगा, सबसीक्वेंट ऑडिटर। Subsequent auditors shall be by the shareholders on AGM। जो आपकी subsequent auditors हैं वो कौन अपॉइंट करेगा, आपके शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। कब, एजीएम पर। आपको पता है कि हर कंपनी ने क्या करवानी होती है, हर साल एजीएम करवानी होती है। और एजीएम कौन करवाता है, वो एजीएम पे आपके क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, जो आपके क्या करते हैं, डिविडेंड को अप्रूव करते हैं। आपके वो क्या करते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं। और उसी डेट पे आप क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। एंड उसी डेट आप क्या करेंगे, अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए क्या करेंगे, ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। फिर आपकी आती है कैजुअल वैकेंसी। अगर आपके कोई ऑडिटर रिजाइन कर जाता है, अगर आपके ऑडिटर की डेथ हो जाती है, या आप क्या करते हैं, ऑडिटर को रिमूव कर देते हैं, तो उस केस में क्या करना है,
कैजुअल वैकेंसी भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जी, कैजुअल वैकेंसी किसने फिल करनी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विद इन 30 डेज। जैसे ही ऑडिटर रिजाइन करेगा या कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी तो उसके 30 डेज के अंदर क्या करना है, कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नया ऑडिटर अपॉइंट करना है। अगर यहाँ पर कैजुअल वैकेंसी किस तरीके से हो सकती है, ऑडिटर की डेथ हो गई, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, जो ऑडिटर को रिमूव कर दिया। इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है रिमूवल की वजह से तो उस केस में कमीशन का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। उसमें लॉ क्या कह रहा है कि अगर आपने रिमूव किया है किसी लीडर को अपने ऑफिस से तो उस केस में क्या करना है, कैजुअल वैकेंसी को फिल करने से पहले आपने कमीशन का अप्रूवल लेना है। तो मतलब विद इन 30 डेज आपने क्या करना है, कमीशन से अप्रूवल भी लेना है और आपने क्या करना है, नया ऑडिटर भी अपॉइंट करना है। फिर आपका आता है कि कमीशन को भी, कमीशन कौन है आपका, एससीसीपी। एससीसीपी के पास क्या पावर्स हैं, एससीसीपी के पास क्या पावर्स हैं कि वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। फिर हम डिस्कस करते हैं एससीबी के पास क्या पावर्स हैं ताकि हमें आइडिया हो कि क्या एससीबी ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है कि नहीं अपॉइंट कर सकता जी। इफ कंपनी फर्स्ट ऑडिटर अगर कंपनी फर्स्ट ऑडिटर्स 90 डेज के अंदर अपॉइंट ना कर सके, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, तो फिर ऑडिटर को अपॉइंट करने की पावर एससीबी के पास चली जाएगी। इफ कंपनी फेल्स टू अपॉइंट subsequent auditor at AGM, आपको पता भी हमने ऊपर पढ़ा है कि सबसीक्वेंट ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। किस डेट पे, एजीएम पे। अगर वो एजीएम पे अपॉइंट नहीं कर पाते शेयर होल्डर्स सबसीक्वेंट ऑडिटर को, फिर जो ऑडिटर अपॉइंट करने की पावर है किसके पास चली जाती है, एससीसीपी के पास चली जाती है। तो नेक्स्ट आता है कि इफ कंपनी फेल्स टू फिल कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज, उस केस में पावर किसके पास चली जाती है, एससीसीपी के पास चली जाती है। जो फोर्थ पावर है वो क्या है, इफ कंपनी इफ अपॉइंटेड और अनविलिंग अगर कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट किया लेकिन ऑडिटर कह रहा है कि मैंने इस कंपनी का ऑडिट नहीं करना, तो उस केस में भी जो ऐसे नया ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, एससीसीपी अपॉइंट करेगी, आपका कमीशन अपॉइंट करेगा। ये हम फिर हमारे पास नेक्स्ट बात बच जाती है कि तनख्वाह रिम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है ऑडिटर्स की। जो ऑडिटर अपॉइंट करेगा, लेट्स सपोज अगर अपॉइंट ऑडिटर कर रहा है कमीशन, तो फिर कमीशन क्या करेगा, रेम्यूनरेशन को फिक्स करेगा। अगर आपका रेम्यूनरेशन अपॉइंट, अगर आपका ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो फिर कौन आपका अपॉइंट करेगा ऑडिटर, और रेम्यूनरेशन कौन आपकी फिक्स करेगा, आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। अगर आपके शेयर होल्डर कर रहे हैं, आपकी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, उस केस में आपका जो रेम्यूनरेशन है आपके शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, फिक्स करेंगे जी। रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर को रिमूव कौन कर सकते हैं, या आपके ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं मेंबर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन।
बिल्कुल आसान सी बात है कि आपके जो मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके ऑडिटर्स को रिमूव कर सकते हैं जब भी चाहें थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। ये क्या थी, आपकी अपॉइंटमेंट थी ऑडिटर्स की। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑडिटर कौन सी कंपनी के लिए क्वालिफाइड है और कौन सी कंपनी के लिए क्वालिफाइड है, उसकी हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। तो हमारी यहाँ पर हेडिंग है वो क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। जो पहले हम देखते हैं, पहली हमारी कंपनी की लिस्ट है जिसको हमने डिस्कस करना है, वो है कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसका जो जो क्या है, किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका जो शेयर कैपिटल है वो 3 मिलियन से ज्यादा है, तो उसका ऑडिटर कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट को मतलब जिसने आई कैप से क्या किया, वो सीए कंप्लीट किया हुआ हो, वो और वो क्या कर रहा हो, उसने अपनी ऑडिट फॉर्म खोली हुई या उसने आई कैप से अपना एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइसेंस लिया हुआ हो, वो क्या कर सकते हैं, किस किस का, पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका जो शेयर कैपिटल है नॉट लेस देन 3 मिलियन रुपीज। तो ये आपको ऑडिटर कौन अपॉइंट कर सकता है, जस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स है, तो हमने यहाँ पर क्या किए, डिस्कस किए। आपकी जो सेकंड आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है, लॉ कहता है ऑल अदर कंपनीज इन केस ऑफ ऑल अदर कंपनीज ऑडिटर कैन बी ए CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और ए CA, मतलब उस केस में CA भी हो सकता है या CMA भी हो सकता है। तो ये आपकी थी आती क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट, जो हमारा एरिया है चैप्टर 1 का, वो है डिस्क्वालिफिकेशन की। कौन कौन से केसेस में एक ऑडिटर किसी फर्म का और एक पर्सन किसी फर्म का ऑडिटर या किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। जब हम हमने डिस्कस करना है डिस्क्वालिफिकेशन। जी, तो मैं जस्ट यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट्स को, तो आपने जो पॉइंट्स वो क्या करने हैं, बुक से डिस्कस करने हैं। जी, पहली बात हम डिस्कस करते हैं कि वो कहता है कि ऐसा कोई पर्सन जो किसी कंपनी का या तो एम्प्लॉय हो, मतलब या वो डायरेक्टर हो, या वो क्या उस कंपनी का अदर ऑफिसर हो, या एम्प्लॉय हो, या पिछले 3 सालों में उस कंपनी का एम्प्लॉय रहा हो, वो उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। हम इसको डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को विद एग्जांपल। लॉ कह रहा है डायरेक्टर, एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय या तो वो एग्जिस्टिंग है और इन लास्ट 3 years, या वो पिछले 3 सालों में किसी इस कंपनी का क्या था और एम्प्लॉय रहा है, तो उस कंपनी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक पर्सन है अली। अली जो है वो कंपनी ए के अंदर, अली कंपनी ए में लास्ट ईयर क्या था, डायरेक्टर था। इस साल डायरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी उस कंपनी अली कंपनी ए का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अली वो कह रहे हैं कि या तो अली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होना अगर है
या वो पिछले 3 सालों में अगर कंपनी का एम्प्लॉय था तो वो पर्सन कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट सॉरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर वो कहता है ऐसा पर्सन ए पर्सन हु इज पार्टनर, या तो वो पार्टनर है या इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ, किसकी एम्प्लॉयमेंट में है, यहाँ पर वही वाली बात है, या तो वो खुद क्या है कंपनी का किसी का पार्टनर है, किसका पार्टनर है सॉरी, तो कह रहा है कि या आपका जो कोई ऐसा पर्सन जो किसी डायरेक्टर का पार्टनर है, डायरेक्टर या अदर ऑफिसर, या नेक्स्ट आपका आता है एनी एम्प्लॉय। अगर ऐसा पर्सन जो किसी भी डायरेक्टर का पार्टनर है, किसी भी अदर ऑफिसर का पार्टनर है, या किसी भी एम्प्लॉय का पार्टनर है, या ऐसा पर्सन जो किसी कंपनी के डायरेक्टर का एम्प्लॉय है, या किसी कंपनी के अदर ऑफिसर का एम्प्लॉय है, या किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है, वो पर्सन भी क्या हो सकता है कंपनी ए का कंपनी का डायरेक्टर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल हम अपनी लेते हैं, ए लिमिटेड का डायरेक्टर है अकबर, ठीक है, अकबर क्या है डायरेक्टर है, जो अली है वो अगर अकबर का पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनका आपस में सेपरेट बिजनेस में पार्टनरशिप है, तो अली ए लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं या अली यहाँ पर अकबर का एम्प्लॉय है, पर्सनल को एम्प्लॉय है, तो फिर भी अली ए लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है कि कितने सालों का पुराना एम्प्लॉय है, अगर वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है या वो किसी अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है इन तीनों में से किसी का भी, तो फिर वो पर्सन क्या हो सकता है इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ये हमारा थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, कौन सा है, सपोज ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए सपोज ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, यहाँ पर जस्ट डायरेक्टर को डिस्कस किया गया। अगर किसी डायरेक्टर की सपोज है तो वो उस कंपनी की डायरेक्टर अपॉइंट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कहते हैं अलीना, अली से अलीना बना देते हैं, अकबर साहब की वाइफ है चार्टर्ड अकाउंटेंट अलीना, अकबर है ए लिमिटेड में डायरेक्टर, तो अलीना ए लिमिटेड की ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। अगर अकबर जो है वो क्या है सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो ये जहां पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी का डायरेक्टर नहीं होता, कंपनी लॉ कह रहा है कि सपोज ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। अगर अलीना जो है अब यहाँ पर डायरेक्टर की सपोज तो नहीं है, वो सीएफओ की सपोज है, इसीलिए कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो अकबर की वाइफ है अलीना, वो ए लिमिटेड में ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। तो आपने इस बात का ख्याल करना है, यहाँ पर कह रहे हैं सपोज ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी नॉट एम्प्लॉई ऑफ कंपनी। क्वेश्चन के अंदर सिनेरियो बनते हैं जहां पर वो डॉच करता है स्टूडेंट्स के साथ, जहां पर वो कहता है कि जहां पर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो क्या करते हैं एम्प्लॉय की सपोज को भी क्या कर देते हैं डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। जस्ट डायरेक्टर की सपोज क्या आपकी क्या है डिस्क्वालीफाई है। फिर वो कहता है ऐसा पर्सन जो किसी कंपनी का मकरूज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर ए लिमिटेड की हम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, अलीना ने अगर ए लिमिटेड कंपनी के कोई पैसे देने हैं, तो फिर इस केस में अलीना ए लिमिटेड कंपनी की ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। लॉ कहता है अगर आप किसी कंपनी अगर एक पर्सन किसी कंपनी का मकरूज है, अगर एक पर्सन ने किसी कंपनी का लोन देना है कर्ज देना है, तो वो पर्सन उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। इसमें लेकिन लॉ ने दो एक्सेप्शन किए हैं। अब एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं, आपको पता है कि जो आपकी बैंक है, और बैंक का काम क्या है लोन देना या क्रेडिट कार्ड देना,
और नॉर्मल पर्सन का क्या होता है, क्रेडिट कार्ड वो कंपनियों ने बनवाए होते हैं, हर पर्सन ने क्रेडिट कार्ड लिए होते हैं। तो लॉ कह रहा है इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड वाला सीन है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में लॉ कहता है अगर आपकी जो क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिया हुआ है, तो आपकी जो अमाउंट ड्यू उस पे होनी चाहिए वो 1 मिलियन से एक्सीड नहीं करनी चाहिए किसी भी टाइम। जिस टाइम आप उस कंपनी का ऑडिटर हैं, उस केस में नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन रुपीज। हालांकि इस केस में भी आप कंपनी के मकरूज हैं, उस पर्सन ने बैंक के पैसे देने हैं या क्रेडिट कार्ड इशूअर जो भी कंपनी है उसके पैसे देने हैं। लेकिन लॉ यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, थोड़ा सा रिलीफ दे रहा है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू अमाउंट है वो 1 मिलियन से कम है, तो फिर आप क्या हो सकते हैं, उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, ए लिमिटेड क्या है, क्रेडिट कार्ड देती है, क्रेडिट कार्ड इशू करती है। लीनर ने लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड। पहला हम केस देखते हैं, केस 1, कि आपकी जो लिमिट है वो कहता है कि आपकी जिस दिन आप ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 9 लाख, मतलब 1 रुपया कम है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप अलीना ए लिमिटेड की ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। यस, कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड। केस 2 डिस्कस करते हैं, उसके हैं 1,300,000। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उसका है 1,000,001 रुपीज, जस्ट 1 रुपया ऊपर गया है, ये ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। लॉ कह रहा है कि आपकी 1 मिलियन से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर हम केस 3 देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, हम केस 2 यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं कि जब अलीना ऑडिटर अपॉइंट हुई है लिमिटेड की, तब उसके पास जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी वो थी 9,99,999। एक महीने के बाद उसकी लिमिट हो गई है, जो क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट ड्यू हो गई है वो 1 लाख क्या 10,50,000 हो गई। मतलब क्या हुआ, अमाउंट 1 मिलियन से एक्सीड कर गई है। जैसे ही आपके अमाउंट लिमिट एक्सीड करेगी, आप क्या हो जाओगे, डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल करना है, आपके क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई आ सकती है। जो दूसरी एक्सेप्शन है इसके अंदर, वो कहती है, आपको पता है कि जो आपके जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जैसे कि आपके बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, जैसे कि आपका इंटरनेट का बिल, या आपके क्या होते हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं। तो लॉ कह रहा है जहां पर अगर आपके लास्ट 90 डेज अनपेड बिल्स हैं, अनपेड बिल्स फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, यहाँ पर उन्होंने अमाउंट नहीं बताई क्योंकि आपको पता है कि बिल बहुत कम अमाउंट के होते हैं। तो कहते हैं कि मैक्सिमम आपके जो अनपेड बिल होने चाहिए वो 90 डेज तक के होने चाहिए। अगर आपकी यहाँ से डेट एक्सीड करेगी, दिन एक्सीड करेंगे, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो आपका 5th पॉइंट है आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर, जो आपका पॉइंट ई है, वो कहता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है या कोई गारंटी प्रोवाइड की हुई है किसी थर्ड पर्सन के हवाले से कंपनी को, वो पर्सन भी क्या हो सकता है, उस कंपनी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। साथ में वो भी ये भी कहता है कि वो पर्सन क्या होना चाहिए, दोनों, अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फिर ये क्या है, नॉर्मल चीज है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है इकराम, ठीक है। अब इकराम क्या है, अलीना का दोस्त है। तो इकराम कहते हैं अलीना को, यार मैंने ए लिमिटेड से क्या लेना है, लोन लेना है 5 लाख रुपए का। तो अब ए लिमिटेड मुझसे एक गारंटी मांग रहा है, एक सिक्योरिटी मांग रहा है, तो आप क्या मेरी सिक्योरिटी दोगे? तो अलीना कहती है हाँ क्यों नहीं दूंगा। तो वो क्या देती है, अलीना इकराम की गारंटी देती है ए लिमिटेड को। तो लॉ कह रहा है कि अगर किसी पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के लिए एक कंपनी को गारंटी दी हुई है, तो वो पर्सन उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों का आपस का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब ए लिमिटेड फॉर एग्जांपल क्या है, एक बैंक है। तो बैंक का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, लोन देना, लोन लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अलीना की जो फर्म है वो क्या है, एक ऑडिट फर्म है। ऑडिट फर्म का पर्पस क्या होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है,
उन्होंने देनी होती है, ऑडिट करना होता है, उन्होंने बुक कीपिंग करनी होती है, उन्होंने क्या करना होता है, आपके अकाउंट्स बनाने होते हैं। लोन की गारंटी देना अलीना का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। मतलब क्या हुआ, इस केस में अलीना ए लिमिटेड बैंक की ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। तो ये आपका क्या थी, आपका 5th पॉइंट था। तो आपका 6th पॉइंट डिस्कस करते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। ये आपको 6th पॉइंट कहता है कि अगर एक पर्सन या एक फर्म किसी कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी बिजनेस रिलेशनशिप में है, तो उस केस में वो पर्सन भी क्या हो सकता है, उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अब वो क्या सीन है हम डिस्कस करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो चीजें डिस्कस की थी तो हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। तो हम यहाँ पे देखते हैं पेप्सी कोला फॉर एग्जाम्पल। अब अलीना क्या करती है, पेप्सी कोला के पास से कोई हर महीने 1000 बॉटल जो है परचेज करके स्टॉक मार्केट में सेल कर देती है। अब अलीना क्या, एक ऑडिट फर्म है उनकी। अब अलीना का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है कि वो क्या करें, बॉटल परचेज करें और मार्केट में सेल करें। अब यहाँ पर क्या है, अलीना एंड पेप्सी को आपस में क्या है, एक बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर है, तो फिर अलीना पेप्सी की ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। लेकिन लॉ यहाँ पर कह रहा है कि अगर दोनों का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब अलीना हर मंथ में 10 बोतल मंगाती है और जो उसके पास मेहमान आते हैं फर्म के अंदर उनको सर्व करती है, तो अलीना का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, जो भी उसके पास मेहमान आते हैं उनको वो कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। तो वो जस्ट मार्केट से एज ए क्लाइंट कस्टमर क्या करती है, पेप्सी कोला से बोतल परचेज करती है। यहाँ पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इस केस में अलीना पॉइंट हो सकती है। लेकिन जहां पर अलीना परचेज करके आगे सेल कर रही थी, उस केस में अलीना पॉइंट नहीं हो सकती। फिर हमारा जो 7th पॉइंट है वो है कि अगर एक पर्सन कन्विक्टेड बाई कोर्ट है, कन्विक्टेड बाई कोर्ट है, किस वजह से कन्विक्टेड बाई कोर्ट है, ड्यू टू फ्रॉड, फॉर फ्रॉड, उसने कोई फ्रॉड किया है जिसके अंदर उसको केस में सजा हुई थी, तो लॉ कहता है कि ऐसा पर्सन भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर आपको क्या नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। इन शॉर्ट आपको पता है कि आपकी जो बॉडी कॉर्पोरेट कौन होती है, आपकी कंपनी होती है। तो लॉ कहता है कि एक ऑडिटर जस्ट एक नेचुरल पर्सन होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऑडिटर पॉइंट होगा वो कौन होगा, कंपनी का कोई ऑफिशियल पर्सन होना चाहिए, ना कि कोई आपका कंपनी का, सॉरी नहीं, आपका एक नेचुरल पर्सन ऑडिटर पॉइंट हो सकता है, आपका जो आर्टिफिशियल पर्सन है ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। आपका चैप्टर 13 है, वहां पर हम पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स। लेकिन लॉ कह रहा है कि आपका ऐसा पर्सन जो है हु इज नॉट अपॉइंटेड एज ऑडिटर अंडर कोड ऑफ एथिक्स। हम चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे कि कोई एथिकल पोर्शन, ऐसे एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑडिटर को फुलफिल करनी होती हैं। अगर वो उनको फुलफिल नहीं कर पाता तो वो क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ऐसा पर्सन कंपनी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। जो हमारा 10th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। वो ये है, लॉ कहता है कि अगर एक पर्सन इंडिविजुअल पर्सन या उसकी वाइफ या उसके माइनर चिल्ड्रन, अगर ये सारा सीन है, ये 4 रिलेशनशिप्स हैं, अगर कोई पर्सन या उसका कोई स्पाउस, वाइफ या स्पाउस या उसके माइनर चिल्ड्रन, अगर उनमें से किसी के भी, इनमें से किसी के भी कंपनी के अंदर डायरेक्टली, एक कंपनी है डायरेक्टली या उसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी में कुछ शेयर्स हैं, अगर किसी एसोसिएटेड कंपनी डायरेक्टली इन क्लाइंट, राइट, मतलब क्या हुआ,
कंपनी जिसका हमने ऑडिटर अपॉइंट होना है, कंपनी जो हमें क्या कर रही है, ऑडिटर अपॉइंट करने जा रही है। अगर उस पर्सन का जो ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है, उसके स्पाउस का, उसके माइनर चिल्ड्रन का, अगर अपने क्लाइंट में कोई शेयर्स हैं, तो वो पर्सन उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर उसके एसोसिएटेड कंपनी, अगर उसको किसी एसोसिएटेड कंपनी के अंदर भी शेयर्स हैं, तो फिर वो पर्सन फिर भी अपने इस क्लाइंट का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर अगर आपके उसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी में भी शेयर्स हैं, तो फिर भी आप उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। ये था आपका 10th पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर उसके बाद आपका आते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। वो बहुत इजी हैं, आप बुक से वो रिकॉल कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास आगे आते हैं कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स किस तरह से बनते हैं। इस पूरे पोर्शन के अंदर से आपका सारा कुछ, आपने कुछ भी याद नहीं करना, जस्ट आपने जो नई एक चीज याद करनी वो है कि डेवलपिंग न्यू आईएसए, कि जो हम नया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किस तरह से बनाते हैं, जो 5 पॉइंट उसके अंदर हैं, जस्ट वो आपने क्या करना है, मेमोराइज करने हैं। मे भी हो सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या कर लें, 4 से 5 मार्क्स से क्या कर लें, टेस्ट कर लें। ठीक है, फिर हमने जो नेक्स्ट चीज चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है वो आपकी कवर होती है कि आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। आईएसए 200 है, वो कहता है कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ ऑडिटर, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस पूरे ऑब्जेक्टिव को उन्होंने वो 2 फॉर्म में दिखाता है। वो कहता है कि जो पहला ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का, वो है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द फाइनेंशियल whether financial gives fair view or not, gives true and fair view, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। तो लॉ क्या कहता है कि आप लॉ आई से 200 कहता है कि ऑडिटर ने क्या करना है, उसने 2 काम करने हैं। पहला काम करना है कि उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं, या उनके अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि उसने रीजनेबल एश्योरेंस देने के बाद क्या करनी है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी ने क्या करनी है, उसके बाद ऑडिटर ने क्या करना है कि पहले क्या करना है, उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। जैसे वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लेगा, उसने फिर क्या करना है, 2 उसके ऑब्जेक्टिव में जो अचीव करने हैं। एक है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट देनी है। उस रिपोर्ट में क्या देगा, जनाब मैंने वर्किंग की है और मेरे मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। और आईएसए 200 ऑडिटर से कुछ रिक्वायर करता है। वो कहता है कि ऑडिटर ने ये काम करने हैं। वो कहता है कि क्योंकि हमें पता है कि आपके क्या हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह आपके अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स थे। आईएसए 200 कहता है कि ऑडिटर ने क्या करना है, सारे के सारे जो आपके इंटरनेशनल आईएसएज हैं, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ क्या करना है, कंप्लाई करना है। फिर आपकी जो बॉडी है आईकैप है, जो आपकी इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, जो आपका आईकैप है, उन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ एथिकल क्या दिए हुए, स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। तो आज तो ऑडिटर ने क्या करना है, सारे एथिक्स के साथ क्या करना है, कंप्लाई करना है। फिर वो क्या कहता है कि आपका जो कंपनी है, मतलब जो आपका ऑडिटर है, उसने क्या करना है, उसने ऑडिट करना है। किस तरह से करना है, उसने क्या करना है, पहले ऑडिट प्लान करना है, फिर परफॉर्म करना है।
किस तरह परफॉर्म करना है? विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होती है? तो हमें आई से 200 कहता है कि एक ऑडिटर ने क्या करना है, अपने हर वक्त माइंड को क्वेश्चनिंग माइंड बनाकर रखना है। उसने क्वेश्चंस पूछने हैं कि जनाब क्या सीन है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अगर पीपी उन्होंने मतलब एक मशीन परचेज किया तो क्यों परचेज किया, कितने की परचेज की है, पेमेंट किस तरह से की है। उसके अलावा उन्होंने अगर क्या एक्चुअली में परचेज की भी है, जैसे उन्होंने जानबूझ के अकाउंट्स में शो की हुई है, क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। क्या उसकी जो इनवॉइसेज हैं, क्या उसकी जो ओनरशिप राइट्स हैं, क्या वो कंपनी के नाम पर हैं कि नहीं है। ये आपका क्या क्वेश्चनिंग माइंड है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। तो लॉ कहता है, आपका ये से 200 कहता है कि ऑडिटर का हर वक्त माइंड क्या होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। फिर कहता है कि ऑडिटर ने क्या करना है, आई से 200 कहता है कि ऑडिटर ने क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है प्रोफेशनल जजमेंट। अब प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है? आपने एक ही इंडस्ट्री के कई कई क्लाइंट्स कर किए होते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है? सीमेंट इंडस्ट्री है, उसमें आपका डीजी खान सीमेंट है, आपका पायोनियर सीमेंट है, आपका लकी सीमेंट है, आपका आपका फ्लाइंग सीमेंट है, आपका मैपल लिप सीमेंट है, पूरी इंडस्ट्री है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले डीजी खान सीमेंट का ऑडिट किया हुआ है, अगर मैं जाता हूँ मैपल लिप सीमेंट का ऑडिट करने जाता हूँ, तो मेरे पास क्या है, डीजी खान का एक्सपीरियंस है, सेम इंडस्ट्री है, मेरे पास प्रोफेशनल जजमेंट होगी। कुछ एरियाज को मैं पुरानी जो मेरे पास जजमेंट है, कुछ मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो नॉलेज है, उस बेस में क्या कर रहूंगा, मैं जजमेंट पेश कर रहा हूँ। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। फिर कहते हैं कि आपने क्या करना है, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहाँ पर वो ये कह रहा है सफिशिएंट मतलब क्या है कि क्वांटिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। एंड एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी भी होनी, जस्ट क्वांटिटी भी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। यहाँ की अगर आप कोई एविडेंस कैलकुलेट, अगर आप एविडेंस को ऑब्टेन कर रहे हैं, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में भी होना चाहिए और सफिशिएंट क्वालिटी में भी होना चाहिए। ताकि क्योंकि आपने इसी एविडेंस की बेस पे क्या करना है, अपना ओपिनियन देना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं कि नहीं दे रही। इसके अलावा आपको जस्ट चैप्टर का एक पेज रह गया है, वो आपका पेज कौन सा है, एडवांटेजेस और आपकी क्या लिमिटेशंस, वो आप खुद कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा मेरे बताने वाली बात नहीं है जो मुझे यहाँ पर बतानी होगी। एंड आई होप आपको ये समझ आएगा। इंशाल्लाह हम इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड अब तब तक के लिए क्या, अल्लाह हाफिज।